नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीखो और सिखाओ के मोटो से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे चैनल पे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री से संबंधित बेसिक्स रिवीजन प्रोग्राम चल रही है। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम चल रही है। एमसीक्यू से संबंधित प्रोग्राम भी चल रही है। बीपीएससी मेंस और हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो आज का वीडियो है वो एक स्पेशल सीरीज हमारी चलाई जा रही है। उसका ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी के बुक्स को डील करेंगे। 6 to 12 के 3 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के 6 to 12 के जो बुक्स हैं उसको हम वीडियो फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, साथ साथ इसकी जो पीडीएफ और जो नोट्स होगी वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्सेस होगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्लास 6, ठीक है, एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर 1 जो ये है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ द अर्थ मतलब सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश और देशांतर पृथ्वी की गतियां, इन तीनों चैप्टर्स को डील करेंगे। अगले वीडियो में हम मैप्स, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ अर्थात मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम आवर कंट्री इंडिया एंड द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब कि हमारा देश भारत और भारत जलवायु, वनस्पति और प्राणी विज्ञान, इसको डील करेंगे। मतलब क्लास 6 से संबंधित 3 वीडियो आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 1 2 3 चैप्टर को देखेंगे, उसका एमसीक्यू का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर से संबंधित जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है उसको बना करके हम वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत करेंगे और इनके पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल यूपीएससी ज्ञान 2019 पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेलेस्टियल बॉडी अर्थात खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है या क्या होते हैं खगोलीय पिंड? तो द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी अर्थात सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब कि आसमान में रात के समय क्या क्या चमकती है? पहला स्टार अर्थात तारा, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एस्ट्रॉयड भी कभी कभी दिखता, ठीक है, मेटेरॉइड्स मतलब कि उल्का पिंड, ठीक है, ग्रह मतलब प्लेनेट इत्यादि जो है वह सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। मतलब ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात सेलेस्टियल बॉडी में क्या क्या आते हैं? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड्स, प्लैनेट्स मतलब कि जो भी वस्तुएं पृथ्वी के बाहर उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं पृथ्वी सहित सभी सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि स्टार। व्हाट इज स्टार? तारा क्या है? ठीक है, तो
इसके बारे में ये लिखा गया एनसीईआरटी में कि दिस सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, पहला ये क्या है, ये बहुत बड़े होते हैं और साथ में गर्म होते हैं। दूसरा है दीज आर मेड ऑफ गैसेज। ठीक है, अर्थात ये गैसों के बने होते हैं। दो चीजें हो गई, ये बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, साथ में ये गैसों के बने होते हैं। तीसरा है यह कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट्स व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। अर्थात इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। ये जो सबसे मेजर फैक्ट है कि तारों के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, जिसका वो उत्सर्जन बड़ी मात्रा में करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि कौन स्टार है, तो द सन इज ए स्टार, अर्थात सूर्य भी एक तारा है, जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि सूर्य एक तारा। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश है। ठीक है, उनके पास अपना लाइट भी है, वो गैसों हाइड्रोजन हीलियम से बने हुए हैं। ठीक है, वो बड़े हैं और गर्म है। देखिए सारी डेफिनेशंस को सूर्य फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार में क्या होता है, स्टार में गैसों से बने होते हैं, गैसेज बिग एंड हॉट। ठीक है, उनके पास अपना हीट एंड लाइट होता है। ठीक है, ये जिनके पास होते हैं वो तारा कहलाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये देखते हैं कि जब सूर्य के पास अपना इतनी उष्मा है, तो ये उष्मा हमें जला क्यों नहीं देती है? तो उसका कारण यह है कि सूर्य हमसे बहुत दूर है। We do not feel their heat or light and they look so teeny because they are very very far from us। मतलब वो हमसे इतना ही दूर है कि वो हमसे हमें बहुत छोटे और उनकी उष्मा हमें बहुत कम महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार में ये गैसों से बने होते हैं, ये बड़े और गर्म होते हैं, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इनके पास स्वयं का लाइट होता है, जिनका ये अधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, और सूर्य भी एक तारा। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिलेशन, अर्थात तारामंडल या जिसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? तो वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। मतलब कि तारों के विभिन्न समूहों, देखिए विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब कभी कोई देखते होंगे, ये हमें ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इस तरह करके देखते होंगे, तो उनकी एक स्पेशल आकृति बनती है जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। इसका एग्जाम्पल कौन सा? उर्सा मेजर या बिग बियर, जिसे अर्सा मेजर भी कहते हैं या बिग बियर। ठीक है, और इसमें से एक सप्तऋषि, ठीक है, सबसे आसानी से पहचान में आने वाला तारामंडल है, जो अर्सा मेजर तारामंडल का भाग है। One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi. It is a group of 7 stars that form part of Ursa Major constellation. ठीक है दोस्तों, मतलब कॉन्स्टिलेशन तारों के द्वारा बनाई गई एक आकृति है। मतलब बहुत से जब तारे मिलकर के एक आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर एक तारामंडल है, और सप्तऋषि जिसे हम आसानी से पहचान पाते हैं, ठीक है, वह अर्सा मेजर तारामंडल का भाग है। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है पोल स्टार, अर्थात ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? इसका उपयोग दिशा निर्धारण में होता है। पोल स्टार इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट्स। ठीक है, रात्रि में दिशा निर्धारण में सहायक होता है। पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार, इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब क्या? जो ध्रुव तारा है इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है, जो हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। मतलब जो पोल स्टार है ये हमेशा एक फिक्स पोजीशन में होता है, ठीक है,
इट इज ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यह हमेशा एक स्थान पे ही फिक्स होता है, वो कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, ठीक है। इस तारे की मदद से हम सप्तऋषि के सहायता से हम पोल स्टार को खोज पाते हैं, की सहायता से हम रात्रि में दिशा का निर्धारण करते हैं, इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। इसे यह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तरी दिशा में पाया जाता है और इसका पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला है प्लैनेट, ग्रह, ठीक है। तो दिस सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अर्थात ग्रह भी एक खगोलीय पिंड थे, हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास स्वयं का प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। और दूसरी बात क्या है, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, अर्थात ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। जैसे कि सूर्य बताया जा चुका है कि एक तारा, ठीक है, और पृथ्वी जो है वो एक ग्रह, तो सूर्य के प्रकाश और उष्मा से पृथ्वी जो है वह गर्म होती है और दीप्तिमान होती है, ठीक है, मतलब प्रकाशमयी होती है। और क्या फैक्ट है कि द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया विच मीन्स वंडर, मतलब प्लेनेट नामकरण कैसे हुआ प्लेनेट का, तो ये ग्रीक शब्द प्लेनेटाइज से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। बता दूं दोस्तों कि ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, यह एनसीईआरटी का हूबहू लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगला है कि द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लेनेट, मतलब कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो हमें पता है कि एक ग्रह है, ठीक है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं, और सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है दोस्तों। तो प्लेनेट के बारे में क्या जाने कि इनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, ये स्टार के हीट और लाइट से प्रकाशित होते हैं और उष्मा ग्रहण करते हैं, ठीक है दोस्तों। सूर्य हमारा सबसे नजदीक का तारा है जिससे हमें उष्मा और प्रकाश मिलता है। अगला है सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies are known as asteroid and meteoroid forms the solar system, मतलब सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, ग्रहों के उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। We often call it solar family with the sun as its head, हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, अर्थात यहाँ से क्या जाने कि सौर मंडल जो है उसका मुखिया सूर्य है, ठीक है, इसके साथ 8 ग्रह हैं, ठीक है, कुछ उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड है और क्षुद्र ग्रह इत्यादि हैं, सब मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं और सूर्य इसके मुखिया हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले, ये देखिए सन in the center of our solar system had 8 planets are revolving around the sun. सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और 8 ग्रह उनके चक्कर लगा रहा है, ठीक है। 2006 के पहले 9 ग्रह थे जिसमें प्लूटो भी शामिल था, परंतु 2006 के बाद ग्रहों का जब नोमेनक्लेचर नामकरण हुआ उसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। उस बोने ग्रह की श्रेणी में सीरस इत्यादि कुछ और खगोलीय पिंड शामिल है। अब देखिए जो हमारे 8 ग्रह हैं उनका डिवीजन होता है जिसमें से 4 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और
मंगल। इन चारों प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट बोला जाता है, मतलब कि आंतरिक, ठीक है, आंतरिक या फिर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, पार्थिव, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यह जो चारों ग्रह वो सूर्य के बहुत नजदीक है और इनकी जो सतहें और ये जो ग्रह हैं ये चट्टानों से बने हैं, ठीक है, दे आर मेड ऑफ रॉक्स। अब बचे चार ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह का निर्माण गैसेस से हुआ है और लिक्विड से। ये सन अर्थात सूर्य से काफी दूर हैं। इन्हें आउटर प्लैनेट्स का नाम दिया गया है, मतलब कि बाह्य ग्रह, ठीक है। यह दूसरा नाम इनका जोवियन प्लैनेट भी है, जोवियन प्लैनेट, ठीक है, मतलब कि मरकरी, वीनस, अर्थ, वेनस, सॉरी मार्स। इन चारों को पार्थिव, टेरेस्ट्रियल, आंतरिक या इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है, जो रॉक्स अर्थात चट्टान से बने हुए, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनका निर्माण गैस और लिक्विड से हुआ है और इन्हें बाह्य ग्रह, जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये देख लीजिए, इसमें से ये लिखा हुआ है कि किसका कितना, कौन कितने दिनों में परिक्रमण करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। ये सब आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और बता देना चाहता हूँ कि आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की, इससे आप सीधा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो देख करके भी आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। तो सूर्य के बारे में, सन या सूर्य, ये बताया जा चुका है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज ह्यूज और मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये तो बताया जा चुका है कि ये सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म है। इसके साथ ये है कि इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, मतलब क्या, यह एक खिंचाव बल मिलता है इससे, जिससे सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल को बांधे। मतलब कि जो सूर्य अगर है, इस तरह करके देखा जाए तो सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरह वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण है, गुरुत्वाकर्षण उसको बांधे हुए है और पृथ्वी और अन्य जो खगोलीय पिंड वो बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। अब इसमें वही है, पहले बताया गया था कि हमसे 150 मिलियन अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के कारण सूर्य की ऊष्मा हमें उस स्तर में महसूस नहीं होती है। अगर वो नजदीक होता तो बहुत ज्यादा होता, शायद एग्जिस्ट नहीं करता जीवन, लाइफ में। एक चीज ये देखिए कि जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करती है, फिर भी सूर्य को अर्थात सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में ऑलमोस्ट 8.3 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखा था कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ देखिए कि ये जो सन है, सपोज दैट इससे लाइट मिला, ठीक है, इससे किन्हें लाइट मिलता है, प्लैनेट्स को, ठीक है, प्लैनेट और इसके और चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट अर्थात उपग्रह को, इनसे जो लाइट मिलता है इससे ये दीप्तिमान होते हैं और इनके लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण ये ब्राइटनेस अर्थात ये चमकते हैं, ठीक है। आगे है कि ये तो हो गया कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, ये सब बताया जा चुका है कि प्लूटो को, ठीक है। अब आते हैं उस पे जिसपे हम रहते हैं, अर्थ, पृथ्वी।
द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज, अर्थात सूर्य के दूरी से हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि आकार के हिसाब से ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्या है इसके बारे में कि इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल, अर्थात ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। मतलब आगे बताते हैं कि दैट्स व्हाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। जियोइड मींस एन अर्थ लाइक शेप्स, मतलब कि ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार भूआभ है, अर्थात पृथ्वी के समान आकार को भूआभ बोला जाता है। दूसरा है कि विनस अर्थात शुक्र is considered at the earth twins because its size and size are very much similar to the earth, अर्थात शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, मतलब कि 8 ग्रह और अन्य उपग्रहों में से पृथ्वी ही एकमात्र खगोलीय पिंड थी जहां पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव होने के कारण यहाँ पे जीवन एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के बारे में क्या है कि यह तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका साइज अर्थात इसका जो शेप है वो जियोइड है। यहाँ देखिए ये हो गया स्फेरिकल शेप, ये हो गया इलिप्टोइड शेप, ये हो गया जियोइड शेप, इस तरह का शेप है पृथ्वी का। ठीक है, हमारा एग्जैक्ट ठीक है स्फेरिकल नहीं है, पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, वो जियोइड। आगे देखते हैं कि कंडीशन फेवरेबल टू द सपोर्ट लाइफ, जीवन की के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। पहला यह है कि नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, अर्थात ना ही अधिक गर्मी हो ना ही अधिक ठंड हो। दूसरा क्या है, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, अर्थात पानी और वायु की उपस्थिति हो जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। तीसरा यह है कि द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, अर्थात वायु में जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन सभी के कारण और इनकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है हमारे सौरमंडल का जहाँ पे जीवन संभव है। अगला है कि आउटर स्पेस अर्थात अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने के बाद वह नीला दिखाई पड़ता क्योंकि पृथ्वी का लगभग अर्थात 2/3 जो भाग है वह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह अर्थात ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय लाइट, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, लाइट इसमें ये देख लेते हैं क्या क्या देखे थे कि जीवन के लिए आवश्यक है कि ना ही अधिक गर्म हो ना ही अधिक ठंडा, वायु एवं पानी की उपस्थिति हो और साथ ही साथ वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों की उपस्थिति हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आगे है ये जो है कि जो प्लैनेट जितने ग्रह हैं उनका स्पिन, उनका घूर्णन या परिक्रमण कैसे है, किस डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो इसमें दो, वीनस और यूरेनस, ठीक है, अर्थात शुक्र और अरुण, इन दोनों को छोड़ के बाकी 6 ग्रह की घूर्णन की गति वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं अर्थात वेस्ट टू ईस्ट, जबकि शुक्र और अरुण अर्थात वीनस और यूरेनस वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं अर्थात ईस्ट टू वेस्ट। ये फैक्ट याद रखिए कि
वीनस, ये इसका ट्रिक है, यू एंड वी, ठीक है, साथ साथ आते हैं, ये एक्सेप्शंस में है। ये कहां से घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम अर्थात ईस्ट टू वेस्ट। देखिए यू भी एक सीक्वेंस में चल रहा है, ई भी डब्ल्यू के पहले आता है, इस तरह याद रखिए, क्यू भी यूरेनस वेनस ई डब्ल्यू, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज, और जबकि एंटी क्लॉकवाइज अन्य ग्रह। पृथ्वी जो है, इसमें बताइए कि पृथ्वी किस दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वेस्ट या ईस्ट? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है सैटेलाइट के बारे में, अर्थात उपग्रह के बारे में। उपग्रह होते क्या? ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन। अर्थात उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया सूर्य, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये बोला गया क्या? उपग्रह, उपग्रह क्या करते हैं? इनका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, जहां जहां जाते हैं उसके साथ चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि a human made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. मतलब कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड की जानकारी के प्राप्ति के लिए बनाया गया है। देखिए सैटेलाइट जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर घूमता है। लेकिन अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए हमने पृथ्वी से बहुत से पदार्थ को भेजा है अंतरिक्ष में, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसे हम कृत्रिम उपग्रह का नाम देते हैं। क्यों कृत्रिम? क्योंकि हमने बनाया। उपग्रह इसलिए क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उसमें से कुछ इंडियन सैटेलाइट जैसे हैं इनसैट, आईआरएस, एडुसेट इत्यादि। और सैटेलाइट क्या काम करते हैं? कम्युनिकेशन का काम, मिलिट्री में वर्क करते हैं इत्यादि। आगे देखते हैं मून। मून क्या है? हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, मतलब कि हमारे पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह, वो है मून। दूसरी खासियत क्या है? इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट अर्थ, अर्थात जो मून है, चंद्रमा है, उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये दूसरी खासियत हो गई। तीसरा कि इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। देखिए सूर्य जो कि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, चंद्रमा से बहुत बड़ा, फिर भी हमें सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। ये हो गया। अब अगला है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, मतलब कि पृथ्वी के चक्कर कितने दिनों में लगाता है मून? चंद्रमा वो लगभग 27 दिनों में। अब अगला ये है कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पीड, एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। अर्थात जो मून है अर्थात चंद्रमा, वो पृथ्वी का चक्कर, ठीक है, जितने समय में लगाता है उतना ही समय में वो खुद घूमता है, ठीक है। इसके कारण उसका केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, वो भी सिर्फ 59%। कभी कभी असर्शन और रीजन, कथन एवं निष्कर्ष में ये पूछ देता है कि पृथ्वी मून का एक ही भाग दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो घूर्णन और परिक्रमण एक ही समय में करता है, अर्थात उन दोनों का समय एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो मून के बारे में क्या जाने? ये अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, इसका डायमीटर 1/4 है अर्थ का। ये हमसे बहुत नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई पड़ता। इसका जो
परिक्रमण काल है वो 27 दिन है, और इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक समान होने के कारण इसका एक भाग ही पृथ्वी से दृश्यमान होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक में। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल टू लाइफ। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि फेवरेबल क्या चाहिए लाइफ के लिए, रिपीट कीजिए, ध्यान कीजिए। ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंडा, वायु एवं पानी की आवश्यकता, और वायु में जीवन दायक गैसों का उपस्थित होना। ये चीजें चंद्रमा में उपस्थित नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर। न चंद्रमा में वायु पानी है ना हवा है। देख लीजिए, चूंकि हालिया रिसर्च और जो खोजें हुई हैं जो गया उसमें पानी के उपस्थिति के बारे में बतलाया गया है, लेकिन वो उस स्तर का नहीं जिस स्तर की आवश्यकता है जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो मून पे है क्या? मून पे इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, अर्थात चंद्रमा की सतह पे पर्वत, मैदान और गड्ढे बने हैं, जिससे चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं, और ये छाया हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब पूर्णिमा क्या? तो पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा को कहते हैं, जो कि महीने में एक दिन दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसे हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। अब दूसरा है कि जब पूर्णिमा हो जाती है तो उसके ठीक 15 दिन बाद, ए फोर्टनाइट लेटर, मून कैन नॉट सीन इट एट ऑल, इट इज नोन एज न्यू मूनलाइट और अमावस्या, अर्थात पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आप चंद्रमा को नहीं देख सकते उस दिन। क्यों? और उस दिन को अमावस्या या नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। ठीक है, और इस दिन आपको आकाश सबसे स्वच्छ, सबसे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पे कदम रखे। आप हमें बताइए कि कोई इंडियन गए और उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, दूसरा फैक्ट है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियों से बने हैं। ठीक है, मतलब जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। देखते होंगे आपकी ग्रह है, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसा लगता है जैसे कुछ रिंग हो। ठीक है, बोला देखिए, यह है कि कैसा यूनिवर्स कंपैरिजन किया गया। यूनिवर्स, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, अर्थ, अर्थात ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर मंडल, पृथ्वी। और इसमें एक टर्म आया आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या, इसे जानिए। आकाशगंगा, जिसे हम हिंदी में मंदाकिनी भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या? ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। मतलब तारा, बादल, गैस इत्यादि सब मिल करके आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या कि इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या। इट इज लाइक व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। मतलब यह एक स्पष्ट तारों से जड़ा रात को आकाश भर में एक सफेद चमक पथ की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके आगे ये है कि इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा। तो यूं है कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इसके कारण इसे आकाशगंगा बोला गया। आकाश और गंगा एक नदी।
ठीक है, इसके कारण इसे आकाश गंगा बोला गया। भारत में इसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आता है कि हम अर्थात पृथ्वी अर्थात सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला जिसका साइज कैसा, स्पाइरल, ठीक है, सर्पिल। अर्थात हम कहाँ रहते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे आकाश गंगा में, उस आकाश गंगा के अंदर ही हमारा सौरमंडल है, ठीक है। और ऐसे असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर के निर्माण करते हैं ब्रह्मांड का, ठीक है। ये रहा, ये देखिए वही बताया गया था कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर सोलर सिस्टम है, उसके अंदर अर्थ है और उसके अंदर हम है। ये इस तरह सीक्वेंस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉयड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टीनी, ये देखिए टीनी बॉडी विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। अर्थात तारों, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ देखिए क्या, ये छोटे पिंड हैं, ये असंख्य हैं और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दूसरा यह है दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हुए। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोड्स मैनी इयर्स बैक, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्या है कि यह टीनी पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल है, ठीक है। ये मार्स और जुपिटर, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और यह ग्रहों से ही टूट के बने हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स को आपने जाना। अब अगला टॉपिक है मेटेरॉइड्स अर्थात उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या, दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। ये भी क्या, ये सूर्य के छोटे छोटे सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, यहां तक कि 1 मीटर छोटे भी, ठीक है, उन्हें हम मेटेरॉइड या उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये मेटेरॉइड्स अर्थात उल्कापिंड पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और नीचे की ओर गिरने लग जाते हैं। Sometimes these meteorites come near the earth and enters into the earth atmosphere and tend to drop it, ठीक है। और गिरने के क्रम में उच्च गति के कारण, फ्रिक्शन के कारण ये जलने लग जाते हैं क्योंकि इनकी गति भी उच्च होती है, ठीक है। तो ये इन्हें शूटिंग स्टार अर्थात इन आग के गोले को शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है, या इन्हें उल्का भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि ये पूरा जल करके भस्म होकर के पृथ्वी पे गिरते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेटर्स अर्थात उल्का बिना पूर्ण रूप से जले हुए भी पृथ्वी पे गिर जाते हैं और गड्ढे का निर्माण करते हैं। तो इस कंडीशन में उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस कॉस्मिक मटेरियल को क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहते हैं, तो मीटेरॉइड अर्थात उल्का। हिंदी में हम सबको उल्का या उल्का पिंड के नाम से जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस है, मेटेरॉइड्स मीटर एंड मेटेराइट, ठीक है। ये देखिए मीटर, मीटेरॉइड, मेटेरॉइड,
ठीक है। जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं उसे मेटेरॉइड बोलते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं मीटर्स और गिर जाते हैं, जल करके उससे मीटर्स करते हैं, और जब वो अर्थ जले हुए भाग के रूप में पृथ्वी पे गिरते हैं तो उसे मेटेरॉइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब हमारा ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जो है ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अर्थात ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में। तो क्या है दूसरा टॉपिक में? पहला है ग्लोब, कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब पृथ्वी को एक छोटा रूप में प्रस्तुत कर दिए, उन्हें ग्लोब कहते हैं। दूसरा एक्सिस, अक्ष। अक्ष क्या है? ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। देखिए ये जो है जिसपे टिका हुआ है ऐसे, इसमें काल्पनिक रूप से उसे अक्ष कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, सॉरी एक्सिस कहते हैं। तीसरा पोल अर्थात ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो ये और ये अक्ष का ये दोनों पार्ट है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, जोड़ते हैं, तो बीच जो लाइन पास करती है, ठीक है, ये जो लाइन पास कर रही है, ठीक है, तो इन दोनों के अंतिम बिंदु हो गए इधर ये और ये। तो ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी था। अब आगे बढ़ते हैं कि इक्वेटर एंड लैटिट्यूड, विषुवत और अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ मान लिया जाए कि पृथ्वी है, ठीक है, इस तरह था। तो पृथ्वी को जब बांटते हैं, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है, क्योंकि ये 3 मॉडल होता है, ये हम इस पे 2 मॉडल 2D फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह कर रहे थे। तो ये जो 2 भागों में बांटने वाली ये काल्पनिक लाइन है, इसी को बोलते हैं विषुवत। ठीक है, विषुवत। और इसके पैरेलल अर्थात समानांतर जो भी चल रहा होता है उसे बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश अर्थात पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब आगे वो लिखा था वहां पर जाते हैं। देखिए, ए इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बताया था कि 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब ऊपरी जो भाग है, उत्तरी भाग, उन्हें उसे हम उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो सदर्न हाफ है अर्थात दक्षिणी भाग, उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दोनों इक्वल पार्ट में होता है। ठीक है, और जो लाइन जो इक्वेटर अर्थात विषुवत के समानांतर पोल की ओर, ध्रुव की ओर, ऊपर या नीचे जो खींचा जा रहा होता है वह अक्षांश कहलाता है, जिसका मापन 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, ये हो गया अक्षांश। ये देखिए अक्षांश इस तरह ये चल रहा है, ये ठीक है। अब दूसरा आता है कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं। तो पहला हमने तो पहले जान लिया था कि 0 डिग्री को विषुवत वृत्त बोलते हैं, 90 डिग्री को उत्तर ध्रुव बोलते हैं, और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। Besides the equator, the north pole that is 90 degree north, the south pole 90 degree north, south,
There are 4 important parallels of the latitude. विषुवत उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अलावा भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती है, जिसे हम उत्तर गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ठीक है। फिर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री में को उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसे 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं। इट मींस 23rd degree north parallel latitude is known as Tropic of Cancer. 23rd degree south latitude is known as Tropic of Capricorn. 66.5 degree north latitude is known as Arctic Circle, while 66.5 degree south latitude is known as Antarctic Circle. इसे देखिए, ये देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल अर्थात हिंदी में देखिए मकर रेखा इधर 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण, दक्षिणी ध्रुव वृत्त इधर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और फिर 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये था कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा। अब ये देखिए कि मान लीजिए कोई सीधा सरफेस हो और उसमें आप इस तरह लाइट मार रहे हो, क्या होगा कि लाइट कम दूर तक फैलेगा, ठीक है, थोड़ा दूर तक, लेकिन लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो ज्यादा होगी, मतलब बहुत तीव्र लाइट रहेगा। जबकि लाइट को अगर फ्लैटेड सरफेस में मारा जाए तो इसका ये ज्यादा दूर तक फैलेगा लेकिन उतना इंटेंसिटी नहीं होगा, ठीक है, उतनी तेज नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या है, झुकी हुई है अक्ष पे 66.5 डिग्री, ठीक है। इस तरह करके एक मिनट यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये पृथ्वी जो है वो 66.5 डिग्री इस तरह करके झुकी हुई है, ठीक है। यहाँ सन है मान लिया जाए, ठीक है, ये लाइट आ रहा है, ठीक है। तो नीचे जो ये है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे तो लाइट नहीं आएगा। अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ लाइट आ रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा जो लाइट है, इसका एक पिक्चर है उसके माध्यम से समझाता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ सन रहेगा तो यहाँ से लाइट जो आएगा वो, एक मिनट, ये देखिए होता यूं है कि जो सन ये रहता है तो ये जब ये हो गया अक्ष पे झुकाव, तो ये जो सन का लाइट है वो यहीं पे सीधा पड़ पाता है, ठीक है। जबकि सन का लाइट यहाँ पे चाहे यहाँ पे कभी भी सीधा नहीं पड़ पाता, तिरछा पड़ता है, ठीक है। और इन दोनों जगहों पे तो लाइट और बहुत ज्यादा तिरछा पड़ता है।
ये देखिए, तो देखिए ये लाइट जो है ज्यादा गर्म होगी, ज्यादा उष्मा, ये लाइट उससे कम गर्म होगी, कम उष्मा उससे, और यहाँ पे सबसे कम उष्मा। तो इसके कारण तीन ताप कटिबंध बन जाते हैं, मतलब तापों में अंतर के कारण तीन अलग अलग कटिबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो पहला है, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, अर्थात इधर देखिए उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में है, और इसी तरह नीचे मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर को उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, नीचे को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और जो उत्तर ध्रुव वृत्त अर्थात आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है, उसे हम बोलते हैं फ्रिज जोन, अर्थात शीत कटिबंध। बीच में शायद मिस्टेक हो गया था, हमने शीतोष्ण की जगह शीत कटिबंध बोल दिया था। ठीक है, तो ये शीतोष्ण है, जबकि ऊपर में शीत कटिबंध। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है, ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ये हमने बताया था कि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आती है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे ज्यादा हीट महसूस होता है, ज्यादा गर्मी। तो जोन का जो तीन डिफरेंस होता है, तीन अलग अलग ताप कटिबंधों का निर्माण होता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, इसी को इसमें है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में एक बार जरूर सीधा प्रकाश पड़ता है, अधिक उष्मा, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो दो वृत्त बनते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, उसके बीच में सिर के ऊपर, ठीक है, कभी लाइट नहीं आता, लेकिन ऊपर अर्थात जो ध्रुवों की से थोड़ा ज्यादा आता है, तिरछा ही सही, लेकिन देखिए जैसे जैसे तिरछा होते जाएगा वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी और या मतलब कि वो जो उसकी तेज है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर्क और मकर रेखा के बीच की उष्मा से कम, लेकिन शीत वाले से ध्रुव वाले से ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उत्तर ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ठीक उसी तरह ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच में बहुत कम मिलता है, ठीक है, तो उसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि ये बता दूं कि ये हमेशा नहीं होता लाइट, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर संक्रांति जो होती है उस टाइम में लाइट आती है, सर के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। ठीक है, मतलब कि वर्ष में एक बार ही पड़ती है, सिर्फ क्या बोलते हैं इक्वेटर को छोड़ के, जहां वर्ष में दो बार सर के ऊपर मतलब सीधी रेखा में लाइट पड़ती है। ठीक है, अब अगला है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ द लैटिट्यूड। उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव नीचे, तो ये लाइन जो मिल रही है, ठीक है, इसी को हम देशांतर या मेरिडियन कहते हैं, सॉरी लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इनकी क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। जिस तरह से लॉन्गिट्यूड को डिग्री में मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार से
सॉरी लैटिट्यूड को डिग्री में मापा जाता है, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मापा जाता है। जहां लैटिट्यूड को 0 से 90 की में मापा जाता है, वहीं लॉन्गिट्यूड को 0 से 180 के बीच में मापा जाता है। फिर डिग्री को मिनट्स को सेकंड में विभाजित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये सेमी सर्कल होते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पे अर्थात विषुवत पे 111 किलोमीटर की होती है, ठीक है। और फिर पोल के अर्थात ध्रुव की ओर बढ़ते बढ़ते इनका डिस्टेंस 0 हो जाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए डिफरेंस 0 डिग्री, यहाँ 111 किलोमीटर, यहाँ सब चूंकि रेखाएं मिल जा रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब अगला क्या है कि unlike the parallels of latitude, all meridians are of equal length while the distance between parallels of latitude are equal। अर्थात अक्षांश या समान अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये जितना हो, चाहे ये 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, सब एक समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। जबकि ये एक समान लंबाई के नहीं होते, ये घटते जाते हैं, ठीक है। इक्वेटर पे से घटते जाते हैं ऊपर की ओर, पोल में ये 0 हो जाते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर होते हैं जबकि ये सेमी सर्कुलर होते हैं। और क्या है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इन दोनों में क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, ठीक है। तो इनकी दूरी, एक दूरी हो गया, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान रहती है, अक्षांश रेखाओं के बीच में इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है विषुवत पर, और ध्रुव की ओर जाते जाते वो 0 हो जाती है। एक ये रहा। दूसरा यह है कि जो लैटिट्यूड अर्थात देशांतर है, ठीक है। दूसरा है कि लॉन्गिट्यूड की लंबाई जो लेंथ है वो एक समान होती है, जबकि लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखाओं की लंबाई इक्वेटर में सबसे बड़ी होती है, वो सर्कल जो होती है, और वो धीरे धीरे ध्रुव अर्थात पोल पे जाकर के 0 हो जाती है। ये डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूड सेम लेंथ, हमेशा बीच का डिफरेंस इक्वेटर पे 111 कम जा रहा, लैटिट्यूड अक्षांश दूरी एक समान हमेशा, लेकिन ध्रुव पे जाकर के 0 इसका लेंथ, ठीक है। ये दो रहा। अब देखिए कुछ प्रमुख देशांतर क्या है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। मतलब 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दूसरा क्या, इट्स वैल्यू इज मेजर्ड 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल 180 डिग्री वेस्टवर्ड, अर्थात इससे हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये 0 हो गया, ठीक है, इधर से 180 डिग्री ईस्ट सॉरी वेस्ट, इधर से 180 डिग्री ईस्ट, तो ये जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है ये एक ही लाइन है, ठीक है, एक ही लाइन है। यहाँ देखिए एक ही।
और जो वेस्ट की ओर आते हैं इसको वेस्ट, ठीक है, ग्रीनविच से इधर वेस्ट, ग्रीनविच से ईस्ट की ओर ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट पार्ट, ठीक है। अब एक बार ये भी पूछा जाता है कुछ क्वेश्चंस में कि टोटल यामोत्तर कितनी है, अर्थात टोटल लैटिट्यूड कितनी है। तो देखिए 0 डिग्री एक हो गई, ठीक है, और 180 एक होती है, ठीक है, और इसके बीच में एक 179 इधर 179 इधर, ठीक है, 179 प्लस 179 प्लस 0 वाला प्लस 180 वाला, मतलब ये एक है, 2 हो गया इधर, इधर इतना, तो टोटल कितनी हो गई यामोत्तर मेरिडियन 360, इसे भी याद रखें। अब आगे इस समय का निर्धारण कैसे होता है। तो समय के निर्धारण के लिए जो ग्रीनविच जहां से 0 डिग्री देशांतर पास हुई है उसे बेस लाइन माना गया, और जो ग्रीनविच की टाइम है उसे बेस टाइम के रूप में माना गया, उसे आधार समय के रूप में माना गया। और आगे कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ने पहले पूछा था कि अर्थ का रोटेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे मिल गया कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी ahead of Greenwich time and those to the west of will be behind it। अर्थात ग्रीनविच के पूर्व में जो भी है वह ग्रीनविच के समय से आगे होगा, क्योंकि पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि पश्चिम दिशा में जो भी है वो ग्रीनविच से पीछे होगा, ठीक है। अब चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। ये समय के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री यामोत्तर है उसे उसके पास से इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पास होती है, जो कि प्रशांत महासागर और बेरिंग जल संधि से होकर भी पास होती है। उसके साथ उस फैक्ट ये भी है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो सीधी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये सीधी नहीं, इसको सीधी नहीं बनाने का कारण ये कि मान लीजिए किसी देश से होकर के पास करती और उस देश में 2-2 तिथि हो जाती, तो उसके कारण प्रशासनिक और अन्य तरह की दिक्कतें आ सकती थी, इसलिए इसे स्ट्रेट ना होकर के समुद्र से गुजारा गया। अब ये भी बोला जाएगा कि 180 डिग्री क्यों, क्योंकि इसके आसपास इर्द गिर्द कोई भी बड़े देश या स्थल क्षेत्र नहीं, ठीक है। ये रहा समय का निर्धारण। अब देखिए हमारे इंडिया के बारे में कि इंडिया का मेरिडियन कौन सा स्टैंडर्ड मेरिडियन जिससे तिथि का निर्धारण होता है, वह है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्यों, अब मान लीजिए देखिए एक चीज पूछा जाता है स्थानिक समय और मानक समय। इधर द्वारका है, मान लीजिए 68.5 डिग्री ईस्ट है, इधर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगर यहाँ का स्थानिक समय मान लिया जाए 7 बज रहा, ठीक है, और इनके बीच के डिफरेंस हो गई 29 डिग्री, ठीक है, तो स्थानिक समय में अंतर क्या हो जाएगा इंटू 4, ठीक है, 58, 116 मिनट आगे रहेगी। यहाँ 7 बज रहा है तो इस यहाँ पे 8:56 होगा, ठीक है। तो इस परेशानी से निपटने के लिए ये बोला गया कि इन दोनों के बीच की जो लाइन है 14.5 मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोगों ने स्टैंडर्ड लाइन माना गया और यहाँ के समय को स्टैंडर्ड टाइम माना गया इंडिया। और ये जो हमारा टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जो कि 5.5 घंटा आगे, अर्थात ग्रीनविच में 12 बज रहा होता है तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहा होता है, ठीक है। ये रहा इंडिया का। अब आगे ये है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार इतना अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए, जैसे कि रूस में 11 मानक समय,
को अपनाया गया है। अब पूरे पृथ्वी को 24 घंटे कर करके एक घंटे करके 24 समय क्षेत्रीय समय जोन में बांटा गया है। ये देखिए, ये रहा जोनल डिवीजन। यहाँ रूस है, रूस में 11 जोन, सबसे ज्यादा जोन। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें हमने जाना है देशांतर, ठीक है, अक्षांश क्या होता है, समय का निर्धारण, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जिसमें से 0 डिग्री और 180 डिग्री का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 3 की ओर, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, अर्थात पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। अब ये है घूर्णन क्या, परिक्रमण क्या। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थात पृथ्वी का अपने कक्ष पर ही घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे कि घूम रहे हैं इस तरह के, ठीक है, घूम रहे हैं, ये घूर्णन कहलाता है। दूसरा है कि पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है, तो 24 घंटे। The Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth Day. This is the daily motion of the Earth. तो जो 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है, इसी को पृथ्वी दिन, ये दिवस मतलब एक दिन में, इसलिए 24 घंटे होते हैं। एक फैक्ट यह है कि आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बहुत पहले बोला था कि अर्थ जो है गोल है और वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मतलब अपने कक्ष पे घूम रही है, ठीक है। ये रहा रोटेशन के बारे में। कुछ आगे वो ये है कि ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट गेट्स फ्रॉम द सन एट ए टाइम, पृथ्वी के गोल होने के कारण पृथ्वी का केवल आधा भाग ही दीप्तिमान रहता है, एक समय में आधा भाग ही सूर्य के सामने रहता है। इसके कारण ही जो भाग सूर्य के सामने रहता है, अर्थात ये, ठीक है, वहां पे दिन होता है, ठीक है, और ये जहां नहीं है, अंधकार है, वहां पे रात होता है, ठीक है। अब आगे है कि देखिए एक ये लाइन, काल्पनिक लाइन, सर्कल जो इसको बांट रही है, ठीक है, दिन और रात को, इसे प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। अब चूंकि ये 3D डायमेंशन में है, एक स्फीयर है, तो इसके चारों ओर से घूम सकता है, ठीक है। ये सर्कल जो है प्रदीप्त वृत्त के नाम से जानी जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वृत्त है, ठीक है, वो इसके एक्सिस के नहीं है, एक्सिस इस तरह है, ठीक है, जबकि वृत्त जो है वो इस तरह, ठीक है। ये रहा प्रदीप्त वृत्त के बारे में। और पृथ्वी के गोल आकार और उसके घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ये देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, जिस अक्ष में वो घूमती है जिसे ऑर्बिटल अक्ष ये कक्षीय सतह बोलते हैं, उससे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये देखिए 66 डिग्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर घूमे ना पृथ्वी तो क्या होगा। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी एक ही जगह, मतलब कि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे परिक्रमण होगा, तो होगा यूं कि जहां दिन है वहां हमेशा दिन ही रह जाएगा, जहां रात है वहां हमेशा रात ही रह जाएगा। इस तरह से हमारे पृथ्वी पे जीवन का एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दिन और रात नहीं होगा अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, मतलब घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। अब दूसरा इंक्लाइनेशन, इधर, ठीक, इंक्लाइनेशन के पहले हम ये जान लेते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन अर्थात परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो पृथ्वी की गति है उसे ही परिक्रमण
कहते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये देखिए सूर्य है, सूर्य के ये जो चारों ओर घूम रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, इसी को परिक्रमण कहते हैं। ये परिक्रमण कितने देर में पूरा करती है पृथ्वी? 365 दिन 6 घंटे 1/4 दिन में। ठीक है, 365 घंटे 365 दिन 1/4 दिन, तो एक साल में 365 दिन तो मान लेते हैं, और जो 6 घंटा बचता है वो जुट जुट करके 4 साल में एक दिन हो जाता है। वो एक दिन आगे चल करके लीप ईयर बन जाता है चौथे साल, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 28 की जगह 29, इसलिए लीप ईयर होता है। अब आगे एक फैक्ट है कि जो पृथ्वी का ये जो पाथ है जो घूमता है वो किस पाथ में घूमता है? तो वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, दीर्घवृत्तीय पाथ में। ठीक है, दीर्घवृत्तीय पाथ में घूमता है। और दूसरा यह है कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। देखिए ये जो है किस तरह से वो एक ही इधर जो झुकी है वो इधर ही झुकी हुई है। ठीक है, ये इधर से जा रही है फिर भी इधर ही झुकी हुई है, इधर ही झुकी हुई है। ठीक है, ये है। अब झुकाव का हमने बोला था कि आपको बाद में बताएं कि चूंकि पृथ्वी के झुके होने के कारण पूरे विश्व में ऋतुओं का निर्माण होता है। इधर झुकाव था, ठीक है, और ये जो चारों ओर घूम रही है इलिप्टिकल पार्ट है, दीर्घवृत्तीय पाथ है, दीर्घवृत्तीय पाथ, तो इस तरह 4 स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, एक स्थिति में ऐसा होता है कि ये जो पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी मिलती है। ठीक है, एक होता है कि ऊपर वाले में ज्यादा गर्मी मिलती है, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब 0 डिग्री से 23 डिग्री के ज्यादा 23 डिग्री नॉर्थ में मिलती है, तो उस टाइम सोलर सोलिस्टिक या फिर ग्रीष्म अयनात या इसे हम ये उत्तर अयनात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उस स्थिति में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। ठीक है, दूसरा स्थिति है, और इस टाइम जो 21 जून होता है, ठीक है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा बड़ा दिन भी होता है। दूसरा है 22 दिसंबर, जिस टाइम दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ये जो पार्ट है यहाँ पे रेखाएं ज्यादा तीव्र होती है, ज्यादा तेज पड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो उसको विंटर सोलिस्टिक या शीत अयनात या फिर दक्षिणी अयनात के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम ठंड पड़ रही होती है, मतलब ये वाइस वर्सा। वही एक ऐसा होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की रेखा है वो विषुववृत्त पर सीधा पड़ती है। ठीक है, तो उसके कारण होता है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं, तो इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ जहां पे स्प्रिंग सीजन होता है 21 मार्च वसंत ऋतु, वहीं दूसरी ओर 23 सितंबर को ऑटमन, मतलब कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये देखिए, 21 जून को जो सूर्य की रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अर्थात कर्क रेखा पे सीधा पड़ती है, उसके कारण वहां ज्यादा हीट आता है, ज्यादा गर्मी आती है, जबकि पोल कम रिसीव करती है। ठीक है, और चूंकि नॉर्थ पोल का इंक्लाइनेशन ध्रुव के पास क्षेत्र कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन होता है, और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। सेम वही बात को ये लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, जिसे समझाएं। सेम उसी तरह ये दक्षिणी अयनात या फिर विंटर सोलिस्टिक के बारे में लिखा हुआ है, विषुव के बारे में लिखा। एक ये कॉन्सेप्ट जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं था वो ये उपसौर या प्रीहेलियन, अपसौर या
अपेलियन एपिसाइड लाइन। होता यूं है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्तीय पाथ में, उसमें जो सूर्य प्योरली सेंटर में नहीं है हमारे इलिप्टिकल पाथ के, इसके कारण दो अलग अलग स्थिति उत्पन्न होती है। एक स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है, उस स्थिति को एफेलियन या फिर अपेलियन कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी सूर्य से सब अधिक दूरी पे होती है, 158 मिलियन किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जबकि पृथ्वी उपसौर की स्थिति में सूर्य से सबसे नजदीक होता है। ठीक है, उस स्थिति को प्रीहेलियन कहते हैं। मतलब प्रीहेलियन अर्थात उपसौर, पृथ्वी और सूर्य सबसे नजदीक। ठीक है, अपेलियन पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर। ठीक है, और इन दोनों की लाइन को अर्थात ये जो लाइन है, काल्पनिक लाइन जो इलिप्टिकल पाथ में, उसको जो मिलाती है उसे हम एपेसाइड लाइन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस टॉपिक में जो है ये मेजरली वो है कि डे एंड नाइट किसके कारण होता है, तो रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, अपनी धुरी पर परिक्रमण और धुरी पर झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। अब तीसरा है कि देखते होंगे कि हमेशा 12 घंटे का दिन और रात तो नहीं होता, डिफरेंस होता है। तो वो किस कारण से होता है, वो इंक्लाइनेशन जो है एक्सिस पे, अक्ष पे झुकाव के कारण, मतलब जो 66.5 डिग्री अक्ष पे झुकाव, इसके कारण दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। और चौथा है कि इलिप्टिकल पाथ के कारण उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है। हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का चैप्टर खत्म हुआ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 का। इसका एमसीक्यू का वीडियो भी आएगा, इसमें क्या क्या सुधार करना है ये आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ कि हिंदी और इंग्लिश के कारण कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है, हिंदी पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो आप अपने तरफ से सजेशन दीजिएगा कि कहाँ सुधार करना है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे खुद से भी और इस वीडियो को देख करके कहाँ सुधार किया जाए। अगला टॉपिक जो आएगा वो है 4, 5, 6 से आएगा। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल स्थल रूप से आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो, सजेशन हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।